गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ओके, आज का जो हमारा वीडियो है, लास्ट वीडियो हमने क्लाइमेटोलॉजी की बात कर रहे थे। ओके, क्लाइमेटोलॉजी में हमने एटमॉस्फेयर, इसमें प्रेजेंस जो गैसेस हैं, वेरियस गैसेस, उनका परसेंटेज, इन सब की बात की थी। क्लियर? आज उसमें अगले स्टेप पे चल रहे हैं हम लोग और बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। रिसेंटली लास्ट ईयर 2022 यूपीएससी मेंस पूछा गया था इस लेयर्स के बारे में ही एक क्वेश्चन जो कि ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड था। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आप स्टेट दे रहे हैं या फिर यूपीएससी दे रहे हैं, हर जगह इससे क्वेश्चन उठते रहते हैं। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके, काफी इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। चलिए, तो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात की जाएगी इस वीडियो में। देखेंगे कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है, उनका महत्व क्या है हमारे अर्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ओके, और इवन हमारे बोले हैबिटेट के लिए। ठीक है, जो बायोस्फीयर है हमारा, जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल थिंग्स, ठीक है, इन सभी के लिए वो किस तरीके से यूजफुल है, हेल्पफुल है। ओके, तो इसमें हम लोग ये बात करेंगे इसकी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को। ओके, देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इन लेयर्स की, तो सबसे पहले इसको क्लासिफाइड कर देते हैं हम वेरियस पार्ट्स में। जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ओके, यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर, वहां पर इसको हम लोग डिफरेंट हाइट पर, डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो हमने अलग अलग लेयर्स बनाई हैं, ये टेम्परेचर के बेसिस पे बेसिकली इसको हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, कि इस लेयर में टेम्परेचर कहां वेरी कर रहा है, कहां कम कहां ज्यादा, उसके बेसिस पे हमने दो लेयर्स को सेपरेट कर दिया। ओके, तो यहां पे सबसे निचली लेयर जो है आपको, वो कौन सी है भाई? ट्रोपोस्फियर। ओके, इसके ऊपर जो आता है स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एंड बाहर आपका सबसे आउटर साइड में एक्सोस्फियर। ओके, एक्सोस्फियर जो है बहिर्मंडल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हिंदी में भी बता देता हूं मैं। ये आपका क्षोभ मंडल है, समताप मंडल। ओके, मेसोस्फियर मध्य मंडल, थर्मोस्फियर ताप मंडल, जिसको बाद में हम लोग इसमें आयनोस्फीयर की भी बात करेंगे, एंड एक्सोस्फीयर ये है बहिर्मंडल, यानी बाहर, आउटसाइड वाला एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस लेयर में आते आते जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल ही नेग्लेजिबल हो जाता है। ओके, लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर की लगभग 99% जो गैसेस हैं, कहां पर मिलेंगी भाई? वो आपको ट्रोपोस्फियर में मिलेंगे। ठीक है, ये स्फीयर जो है, ये जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होना, प्रेसिपिटेशन, थंडर, लाइटनिंग, ये सारी चीजें, ओके, ह्यूमिडिटी, ये सब जो भी है आपका किस स्फीयर में हो रहा है, किस लेयर में हो रहा है? ट्रोपोस्फियर में हो रहा है। क्लियर है? ओके, तो इसका इंपॉर्टेंस हमारे अर्थ के लिए, ओके, और यहाँ पे इवन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ओके, काफी इंपॉर्टेंट लेयर ये होती है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो सभी लेयर्स को हम लोग सेपरेटली देखेंगे, ओके, और बात करेंगे इनके बारे में क्या खास बात है। ओके, तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग नंबर फर्स्ट लेयर पर, विच इज ट्रोपोस्फियर। ओके, आइए, तो फर्स्ट लेयर है भाई हमारी कौन सी? दैट इज ट्रोपोस्फियर। ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, क्या है इसमें? इसको कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ठीक। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर जो है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत है, सबसे निचली लेयर है। ओके, ये हमारा अर्थ का सरफेस है जहां पे हम लोग रहते हैं। ओके, मान लो, और इसके ऊपर इस लेवल तक हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि भाई यहां पे हमारा ट्रोपोस्फियर। ठीक, अब इसकी हाइट जो है वो वेरी करती है। देखिए, हाइट जनरली इसका हम लोग 8 से और लगभग 15 किलोमीटर, ये वेरिएशन देखने को मिलेगा। कहीं 6 से 16 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर, मैक्सिमम अप टू ये 20 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ओके, लेकिन ये जो मैंने 8 लिखा है, ये कहां पर, ये इतना वेरिएशन क्यों है, उसकी बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो देखिए, ये जो ट्रोपोस्फियर है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब
इंसोलेशन मतलब कि सनलाइट। ओके, जब ये हमारे अर्थ पे जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो सनलाइट ही है। ओके, उसी से ही सारे हीट और टेम्परेचर ये सारा चेंजेस हो रहा है, उसको सोर्स मिल रहा है एनर्जी का। तो ये क्या हो रहा है, जब सनलाइट किसी हमारे अर्थ के किसी लेयर पर यानी किसी सरफेस पे पड़ रही है, ओके, तो सनलाइट की इंटेंसिटी क्या करती है, उस एरिया के टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें, मैं दो रीजन ले लेता हूं, पहला है इक्वेटर और दूसरा है आपका पोल। ये है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है, और नीचे साउथ पोल। इक्वेटर और नॉर्थ पोल की बात कर लूं तो इक्वेटर जो है ये वाला एरिया, यहां पे सनलाइट जो होता है लगभग आपकी परपेंडिकुलर यानी हाई इंटेंसिटी वाली पड़ रही है। ठीक है, इंटेंसिटी अधिक होने की वजह से सनलाइट की यहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। ओके, टेम्परेचर, अब किसी सरफेस पे मान लो टेम्परेचर बहुत हाई है तो उसके सराउंडिंग जो गैसेस हैं वो भी हीट अप होंगी। ओके, और जब गैस गर्म होती है तो आपको पता होगा कि जब गैस गर्म हो रही है तो क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है यानी फैलाव होता है। गैसें फैलती हैं गर्म होने पे, और फैलने पे क्या होता है भाई, वो जितना ज्यादा फैलेंगी उनकी डेंसिटी कम होगी और वो उतनी ही ज्यादा क्या होती जाएंगी, लाइट होती जाएंगी, हल्की होती जाएंगी। क्लियर? और हल्की गैसें जो होती हैं वो कहां, नीचे जाएंगी या ऊपर, तो ये ऊपर उठेंगी। ठीक है, तो ऊपर ये एटमॉस्फेयर में उठती जाती हैं। ठीक, तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे ये जो गैसेस हैं उनकी हाइट और ज्यादा होगी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे गैसेस बहुत ज्यादा हल्की हैं, उसकी वजह से वो काफी ज्यादा हाइट एक्वायर कर रही हैं। क्लियर है ये बात? ओके, लेकिन वहीं पे हम इस कंडीशन को समझते हैं नॉर्थ पोल, क्योंकि यहां पे सनलाइट का जो इंक्लाइंड एंगल है वो ज्यादा है। ओके, ज्यादा नहीं तो बोले कम, इसको कम, एक लो एंगल पे सनलाइट पड़ रही है। लो एंगल होने की वजह से क्या होता है भाई, यहाँ पे इंटेंसिटी सनलाइट की बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो ये सरफेस होता है वो इतना हीटअप नहीं हो पाता। सरफेस हीटअप नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे मौजूद जो गैसें हैं, ओके, वो भी इतनी गर्म नहीं हो पाएंगी, और जब ज्यादा ये गर्म नहीं होंगी तो ये क्या होगा, अप्लाइज नहीं करेगा ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा हाइट तक ये गैसेस नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लो मैं यहां नॉर्थ पोल लिख देता हूं और यहां पे इक्वेटर लिख देता हूं, तो यहां पे जो गैस है वो एक लोअर हाइट तक पाया जाएगा। ठीक है, इसको मैं ले दे रहा हूं मान लीजिए 8 किलोमीटर के रेंज में। ओके, जबकि यहीं पे अगर हम बात करें तो यहां पे 18 से 20 किलोमीटर तक का देख रहे हैं एरिया, 18 से 20 किलोमीटर तक की हाइट पर मिल रहा है, और यहां पे केवल 8 किलोमीटर में ही ये कवर हो जा रहा है। ठीक है ना? ओके, तो ये हुआ क्यों, वो टेम्परेचर की वजह से। दूसरा चीज की जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है ये कोल्ड रीजन है। ओके, यहाँ पे जो गैसें हैं या एयर है वो काफी ज्यादा कोल्ड है, टेम्परेचर उसका कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कम है, वो काफी ज्यादा एक्यूमुलेटेड है, कंडेंस है। ओके, कंडेंसेशन उनका, तो कंडेंस कहें या डेंसिटी उनकी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा, ठंडी एयर है डेंसिटी ज्यादा है, गर्म एयर है डेंसिटी कम है। ठीक है ना? तो गर्म एयर हल्की होती है और ठंडी एयर आपकी हैवी होती है, भारी होती है। तो ठंडी एयर होने की वजह से भी वो ज्यादा हाइट एक्वायर नहीं करके कहां होती है, अर्थ की सरफेस के क्लोज मिलती है। इसलिए यहां पे हाइट देख रहे होंगे आप इस लेयर की, ट्रोपोस्फीयर की, कहां तक देखने को मिल रही है आपको, मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक देखने को मिल रही है। जबकि इक्वेटोरियल रीजन में अगर हम बात करें, ट्रॉपिक अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, यहां पे आपको हाइट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक के रेंज में ये ट्रोपोस्फेरिक लेयर आपका पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात थी भाई कि ट्रोपोस्फियर जो है आपका वो किन किन हाइट पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, इक्वेटर पे यहां पे हाइट आपको दिख रही होगी काफी ज्यादा, और यहां पे नीचे आ रहे हैं हम लोग नॉर्थ पोल पे, यहां पे हाइट कम है। ओके, क्योंकि ट्रोपोपॉज हाइट इज प्रोपोर्शनल टू मीन ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर। ओके, यानी जो टेम्परेचर है ट्रोपोस्फेरिक का, जो कि किसकी वजह से हुआ है, उसी इंसोलेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो उसके कम और ज्यादा होने की वजह से ये ट्रोपोस्फेरिक लेयर है उसकी हाइट में भी वेरिएशन होता है। क्लियर भाई? चले, तो ये तो था इसकी हाइट के बारे में वेरिएशंस की, इसका हाइट कहां पे, पोलर रीजन में आपको कम हाइट मिलेगी ट्रोपोस्फियर की, और इक्वेटोरियल रीजन में आपको ज्यादा हाइट मिलेगी ट्रोपोस्फियर की। क्लियर इतनी बात? ओके, दूसरी चीज, ट्रोपोस्फियर जो है, तो पहला पॉइंट तो हमने हाइट की बात की इसकी,
जो कि वैरी कर रही है। दूसरी पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, ट्रोपोस्फियर, इसमें हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में जो भी मैक्सिमम गैसेस है उसका आपका 95% टू 98% तक का जो कंसंट्रेशन है वो आपको इसी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम गैस हमारी इसी लेयर में ही पाई जाती हैं। ओके, दूसरी बात, ये जो गैसेस हैं ये यहां पे, अगर हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कौन कौन सी गैसेस थी, जिसमें मेजरली हमने देखा था नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, आर्गन था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस थी। ओके, इसके अलावा, उन गैसेस के अलावा वाटर वेपर, कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जैसे आपकी वाटर वेपर, ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, जलवाष्प। इसका फॉर्मेशन यानी ये हमारे एटमॉस्फेयर में कहां से आई, तो इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, वही इंसोलेशन है। इंसोलेशन किसी एरिया में पड़ रहा है, अर्थ के सरफेस पे जो भी वाटर बॉडी है, सॉइल में मॉइस्चर है, वहां से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। तो हमारे अर्थ सरफेस पे जहां पे भी टेम्परेचर हाई होगा, इंसोलेशन हाई होगा, वहां पे इवेपोरेशन हाई होगा। इवेपोरेशन हाई होने की वजह से वाटर वेपर जो होगा उस लेयर में यानी उस एरिया में, उस रीजन में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा। ओके, अगर इसी बेसिस पे बात करूं तो जरा मुझे बताएं कि अगर हम बात करते हैं दो रीजन की, एक इक्वेटर की और एक हम बात करते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल, कोई भी ले लो, तो यहां पे वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा, सोच के बताओ। ओके, सिंपल सा भाई बात है, इक्वेटर पे मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल जो हमारा कोल्ड रीजन है, बहुत ही ड्राई है। ओके, इट इज अ ड्राई रीजन। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो होता है वो बहुत कम मौजूद रहता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इक्वेटर में, यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इक्वेटर पे बात करें, इंसोलेशन हाई है, इवेपोरेशन हाई है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वाटर वेपर काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये वाटर वेपर है। ठीक है, वाटर वेपर का अगर हम बात करें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, क्या ये नॉर्मली जलवाष्प एक ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर में ऐसे फ्लोट करती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है? नहीं, इसका इंपॉर्टेंस हमारे अर्थ के लिए एक तरीके से ये ब्लैंकेट का काम करता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट गैस है ये वाटर वेपर। ये एक ब्लैंकेट शीट की तरह काम कर रहा है आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये वाटर वेपर लेयर है, इसमें वाटर वेपर आपका मिल रहा है मैक्सिमम। ओके, ये क्या काम करता है वाटर वेपर, इसको थोड़ा सा इधर में बना दे रहा हूं, ये वाटर वेपर वाली लेयर हो गई। ठीक है, H2O लिख दे रहा हूं मैं यहां पे। ओके, यहां से इंसोलेशन, सनलाइट पड़ी। ठीक है भाई, ओके, अब ये सनलाइट जो है इस पर जब पड़ती है तो ये क्या करता है, वाटर वेपर इसको रोकने का काम कर रहा है। ठीक है ना, इनको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ओके, और बाकी चीजें जो होती है इसमें एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्शन दोनों चीजें कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंसोलेशन को ये कंट्रोल कर दे रहा है। क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, और ये उस हाई इंटेंसिटी को रोकने का, यानी कि अगर हम बात करें, ये वाटर वेपर क्या कर रहा है, उस आने वाली सन से आने वाली लाइट्स को, उस हीट एनर्जी को वहां पे अर्थ के सरफेस पर पहुंचने से एक तो रोक रहा है या कंट्रोल कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, जो हमारा अर्थ का सरफेस हीटअप हुआ है, इसकी वजह से जो रेडिएशन यहां से निकल रहा है, जिसको हम लोग पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को भी ये क्या करता है, ये ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से इसके सराउंडिंग का जो एयर होता है उसको भी ये क्या करता है, गर्म करता है। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं वाटर वेपर क्या काम कर रहा है, एक तरीके से ये आपके एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है हमारे अर्थ के लिए। ओके, जिसमें अर्थ को ना तो नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। ओके, ना तो ये अर्थ को, हमारे अर्थ के सरफेस को ज्यादा ठंडा होने दे रहा है बिकॉज ऑफ इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को कवर करके यानी ट्रैप करके, और ना ही इसको ज्यादा गर्म होने दे रहा है बिकॉज ऑफ इस आने वाली इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करके। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, यहां पे ये एक टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखता है, कौन, वाटर वेपर, हमारे अर्थ के सरफेस पर और उसके सराउंडिंग में। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट गैस है। और H2O ये जो है भाई, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार आता है, कंफ्यूजन होती है, लोग गलत करते हैं इसको। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ओके,
6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनमें से एक ग्रीन हाउस गैस कौन है? वाटर वेपर है। ओके, इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, बिकॉज देख रहे हैं यहां पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है, उसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पे आसपास का जो एयर है उसको हीट अप कर रहा है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस को ज्यादा ठंडा होने नहीं देता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। अदरवाइज अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो फिर क्या होगा? हमारे अर्थ का सरफेस बहुत ज्यादा ठंडा, दिन के समय गर्म, रात के समय सारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आउटर स्पेस में चला गया, वो एकदम ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या करता है ये? उनको ट्रैप करता है, रोकता है, एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा माइल्ड हॉट बनाए रखता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस भी है, वाटर वेपर। ओके, तो ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर में एक गैस ये थी। दूसरा है हमारा एक इसी तरीके की गैस है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका नाम है भाई क्या? दैट इज ओजोन। ओजोन गैस। ओके, ओजोन गैस जो है इसका कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में हालांकि बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक लेयर के लेवल पे, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, सॉरी, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर है। ओके, बात करें हम यहां पे, आपको ये लेयर दिख रहा होगा, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, इस वाली लेयर में आपका यहां पर ये पाया जाता है ओजोन। ठीक है, ओके, अभी ओजोन की बात करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में जब आएंगे तब। चलिए तो ये था आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वाटर वेपर हो गया, ओजोन गैस हो गई, ओजोन की अभी बात करेंगे। इन गैसेस के अलावा आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज और मिलता है इसी के साथ, दैट इज डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल। ओके, डस्ट पार्टिकल का इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा है। ओके, ये एटमॉस्फेयर में फ्लोट होने वाले ऐसे कुछ मैटर्स हैं, छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, जो कि विंड्स और अदर एक्टिविटीज की वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करते रहते हैं? फ्लोट करते रहते हैं। क्लियर है? ओके, इन डस्ट पार्टिकल्स का अगर मैं फंक्शनिंग की बात करूं तो ये कहां कहां रेस्पॉन्सिबल होते हैं? पहली चीज अगर हम बात करें, पहला तो आपका कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना के लिए, ऑप्टिकल फिनोमेनन, उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से ऑप्टिकल फिनोमेनन्स भाई? ऐसे हमारे अगर हम बात करें, जैसे सनराइज पे सन राइज हो रहा है या सन सेट हो रहा है। ओके, इन दोनों ही पॉइंट पे आपको क्या होता है? हमारा जो स्काई होता है, ठीक है, वो रेड एंड ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, रेड एंड ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई दे रहा है? ठीक है, वो हमको पता है, जो ये हमारे 7 कलर है, ठीक है, इसमें यहां से इस तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज कर रही है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, वेवलेंथ अगर हम बात करें इनकी कम है रिलेटिवली, लेकिन ये जो लास्ट का रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ठीक है ना, तो ये इनकी वेवलेंथ भाई आपकी ज्यादा है, मैक्सिमम आपकी रेड की है। अब ये कंबाइंडली ऑरेंज रेड इस तरीके से मिलके आपका एक एटमॉस्फेयर में एक लेयर्स को, यानी जो हमारा स्काई होता है, ठीक है ना, उसको सनसेट और सनराइज के समय रेड एंड ऑरेंज कलर में शो करते हैं। ठीक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बिकॉज डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं? इन हाई वेवलेंथ वाले जो लाइट स्पेक्ट्रम लाइट है हमारी, उनको क्या कर रहे हैं? ये इससे टकरा रही हैं इन छोटे डस्ट पार्टिकल से और स्कैटर्ड कर दे रहे हैं उनको। ठीक है ना, स्कैटरिंग हो रही है यहां पे, स्कैटरिंग। ओके, यानी स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाव होना। ठीक है, तो वो सनलाइट यानी सन जो हमारी ये कलर लाइट है, ठीक है ना, व्हाइट लाइट में जो हमारे 7 कलर्स है, उनमें ये सारे तो इधर ज्यादा स्कैटर्ड हो जा रहे हैं, लेकिन आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कौन सी? ऑरेंज रेड कलर, और ये एक होराइजन पे काफी लंबा डिस्टेंस हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते हुए ये जाती है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर अगर हम देखें तो सनलाइट यानी सनसेट के समय और सनराइज के समय कैसा दिखाई देता है भाई? रेड एंड ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ओके, तो पहला तो था ऑप्टिकल फिनोमेना जो सनराइज और सनसेट के समय होता है, उसमें आपका डस्ट पार्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर सेकंड जो है, इसी तरीके से हम लोग ब्लू स्काई की बात करते हैं।
ओके हमारा स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है, ठीक है, उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, यही डस्ट पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है। हमको पता है ये देखिए वॉयलेट, इंडस एंड ब्लू, ठीक है, इनका कंबाइंड इफेक्ट आपका एक तरीके से ब्लूइश इफेक्ट पैदा कर रहा है, ठीक है। वो होता क्या है, अब जब सनलाइट पड़ रही है, अब हमारे एटमॉस्फेयर में जब क्या होता है भाई, डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, तो जब सनलाइट यहां टकराती है, सनलाइट आ रही है और इन डस्ट पार्टिकल से टकरा रही है, तो डस्ट पार्टिकल से टकराने की वजह से क्या होता है, ये जो हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है ये तो सीधे निकल जाती है, ओके, लेकिन ये जो कम वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है वो क्या कर रही है, इन डस्ट पार्टिकल से टकरा रही हैं, और ये डस्ट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, उनको स्कैटर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये डस्ट पार्टिकल इनके साइज पे भी डिपेंड करता है कि ये किस वेवलेंथ की जो लाइट है उनको स्कैटर्ड करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है ना। तो उतने टेक्निकलिटीज में आपको नहीं जाना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये डस्ट पार्टिकल से स्कैटर्ड हो रही है, स्कैटर्ड होने की वजह से वॉयलेट, इंडस, ब्लू, ये तीनों कलर एक तरीके से जब फैलती हैं तो आपको एक ब्लूइश इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्काई कैसा दिखाई दे रहा है भाई, ब्लू दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो ये ऑप्टिकल फिनोमेना के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन, डस्ट पार्टिकल्स, क्लियर है। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस और ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो मौजूद रहते हैं। डस्ट पार्टिकल का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसको फंक्शन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ओके, और हमारे वेदर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। उसके लिए अगर हम बात करें, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी इन डस्ट पार्टिकल को कहा जाता है। व्हाट इज हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ओके, ये ऐसे न्यूक्लियाई यानी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो है ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। जब हमारे एटमॉस्फेयर में देखिए, जब लैंड सरफेस गर्म हुआ, आसपास की एयर हीटअप हुई, वो हल्की होकर ऊपर उठती है, साथ में उसके मॉइस्चर भी है, वाटर वेपर भी है, वो भी ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठने पे क्या होता है, जैसे जैसे गैसेस ऊपर उठती जाती हैं वो क्या होती है भाई, फैलती जाती है और ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन है गैसेस का वो कम है, रेयर है गैसेस, तो वो फैलने लगती हैं। जब गैसें, हमें पहले ही बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जब गैस कंप्रेस हो रही है तो वहां पे उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में तेजी से टकराते हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पे जब गैस कंप्रेस हो रहा है तो वहां पे एनर्जी इमिट कर रहा है, जबकि जब वो गैस फैलती है तो उनके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, अब वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या हो रहा है वहां पे कि वो टेम्परेचर उसका गिरता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये राइज कर रही है गैसेस, ओके ना, एयर राइज कर रहा है, उसका टेम्परेचर गिरता जा रहा है, ओके, और वो ठंडा होता जा रहा है, क्लियर है। तो अब ठंडा होते होते एक लेवल पर इतना ज्यादा ठंडा हो जाते हैं, ठीक है, कि वही जो गैसेस हैं, ओके, वो ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। बात करेंगे हम लोग ड्यू पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की इसके आगे, ओके। तो ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है, अब वहां पे कंडेंसेशन होगा, ड्यू पॉइंट पे क्या होगा भाई, आपका कंडेंसेशन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनन भी कहते हैं, संघनन, क्लियर है, ओके। तो संघनन के लिए, कंडेंसेशन के लिए एक जो प्राइमरी कंडीशन है वो होना बहुत आवश्यक है, और वो है वहां पे इनका होना, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का, ओके। जब ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं तो इनके ऊपर, इनके सराउंडिंग में जो ये एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वाटर वेपर है, वो क्या होता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ओके। जैसे आपने देखा होगा फ्रिज से कोई बॉटल निकाले पानी की, ओके, जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, जो उसके आसपास की एयर होती है, ओके, यानी ह्यूमिडिटी है, वो क्या हो रहा है उसके सरफेस पे, क्योंकि सरफेस क्या काम कर रहा है एक तरीके से इसी हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का, अगर वो सरफेस नहीं होता तो कंडेंसेशन ही नहीं होता, सिंपल सा बात है, ओके। तो वो सरफेस मौजूद है ना, तो उसी पे क्या हो जा रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है उसका, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन होने की वजह से उस पे हमको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं, जल की बूंदें देखने को मिल रही है, ठीक है। सिमिलरली कंडेंसेशन जो है इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर भी होता है, ठीक है, और उसी से फिर क्या बनता है भाई, क्लाउड बनते हैं, बादल बनते हैं, जो बाद में फिर अंडर ग्रेविटी आके प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोस्कोपिक एलिमेंट्स, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में भी इनको
डस्ट पार्टिकल्स को जाना जाता है, ठीक है। तो एक अगेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, चले आगे चलते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं। तो ओके, हाँ, ओजोन को अभी हम आगे देखेंगे। तो हमने क्या क्या देखा ट्रोपोस्फियर में? ट्रोपोस्फियर में हमने इन गैसेस की हाइट की बात की, ओके, जो कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर लो हाइट पर मिलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में ये हाई हाइट पर मिलते हैं। क्लियर है पहली चीज। दूसरा पॉइंट कि इसमें जो मौजूद गैसेस हैं वो मैक्सिमम हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस इसी लेयर में मौजूद है। अब इसी लेयर में गैसें मौजूद होने की वजह से क्या होता है, आपका जितने भी वेदर फिनोमेना है, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, थंडर, ये सारी चीजें आपका ये इसी एटमॉस्फेयर में ही होती हैं। क्लियर है? ओके, यहाँ पे काफी ज्यादा आपको हलचल देखने को मिलती है, वेदर में टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीजें आपके ट्रोपोस्फियर में होती है। ओके, चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग, बात करते हैं इसी लेयर की। ओके, देखिए ट्रोपोस्फियर जो है, इसमें अगर हम देखें तो हाइट बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे सीधे ट्रोपोस्फियर के टेम्परेचर वेरिएशन की, कि किस तरीके से इसका टेम्परेचर वेरी करता है। ये है आपका इमेज, इसको ध्यान से देखिएगा जरा आप। ओके, क्या दिख रहा है आपको? यहां पर नीचे है इस एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, और इस वाई एक्सिस पे क्या है भाई आपका? एल्टीट्यूड। इट इज एल्टीट्यूड, ओके, इन किलोमीटर। ये किलोमीटर में हो गया आपका, ये टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में हो गया। ओके, यहां पे ट्रोपोस्फियर हमको बस इतने लेयर में देखना है, इस वाली लेयर में। ओके, हालांकि हाँ ठीक है, इस लेयर में हमको बात करनी है केवल इतने, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर आ जाएगा, उसको बाद में देखेंगे हम लोग। ट्रोपोस्फियर में इस वाली लेयर की अगर हम बात करें, देखिए सरफेस पे ऑन एन एवरेज टेम्परेचर हमने मान लिया लगभग 18 से 20 के बीच में, ठीक है। यहां से ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे यहां से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? देखिए इधर 20, इधर पॉजिटिव है सारे, और यहां पे 0 डिग्री दिख रहा होगा आपको, और इधर इधर बढ़ने पे नेगेटिव होता जा रहा है, टेम्परेचर घटता जा रहा है, ठीक है। ओके, अब यहां पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ रही है ना आपकी इधर, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं, इट इज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट, टेम्परेचर लैप्स रेट, ओके, सामान्य ह्रास दर, ह्रास दर। ये तापमान जो है हमारे ट्रोपोस्फेरिक टेम्परेचर का, अगर हम बात करें, जो नीचे अर्थ के सरफेस से हाइट बढ़ने पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर में गिरावट आ रही है, ठीक है। इसी गिरावट को हम लोग क्या कहते हैं भाई? नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ओके, और ये कितना होता है? लगभग अगर हम बात करें 165 मीटर ऊपर बढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जा रहा है। ओके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर, 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या आ रही है? कमी आ रही है। यही हमारा नॉर्मल लैप्स रेट है। ओके, सामान्य तापमान ह्रास दर है, किसका भाई? ये हमारे ट्रोपोस्फियर का ये नॉर्मल ह्रास दर है। यानी हम अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हाइट पर जाते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। आपने पहाड़ों पे कभी गए होंगे, वहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे आप हाइट पर जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता जा रहा है आपको? कम होता जा रहा है, ठंडा लगने लगता है, ठीक है ना। ओके, और जैसे ग्राउंड पे आता है टेम्परेचर अगेन आपको हाई दिखता है, ठीक है ना। तो ये आपका हाइट, एल्टीट्यूड बढ़ने पर यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है। वो किस हिसाब से कम हो रहा है? 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको हम कन्वर्ट कर दें किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम होता है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। ओके, तो ये तो था हमारा नॉर्मल लैप्स रेट। ये हुआ क्यों है भाई? इसके पीछे की आप साइंस को जान लीजिए, प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है। ये जो नॉर्मल लैप्स रेट है, इसके पीछे एक जो फैक्टर है वो कौन सा है? तो उसको हम देखें जरा, इधर मैं साफ कर दे रहा हूं इसको। हाँ, इधर आता है। देखिए एक प्रोसेस होता है विच इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, इसको समझिए। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखिए दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक सिस्टम होता है ओपन ओपन सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम ये होते क्या है? ओपन सिस्टम ऐसे समझिए, मान लो कोई ऐसी चीज है, ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम है जिसमें से आउटर एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर अंदर आ रहा है या अंदर से टेम्परेचर बाहर जा रहा है, यानी उसमें टेम्परेचर का चेंजेस हो रहा है बाहर के एटमॉस्फेयर से। उस सिस्टम के अंदर जो है टेम्परेचर अंदर से बाहर भी जा रहा है, बाहर से अंदर भी आ रहा है। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। जबकि क्लोज सिस्टम क्या है भाई आपका, ना तो उसमें अंदर से टेम्परेचर बाहर जा रहा है और ना ही बाहर से टेम्परेचर अंदर आ रहा है, ठीक है। वो पूरा पैक्ड सिस्टम है, ओके। उसको हमने क्या नाम दिया? क्लोज सिस्टम। ऐसे सिस्टम में अब टेम्परेचर में चेंजेस कैसे होता है, तो हम बात करेंगे यहां पे ओपन की नहीं, यहां पे किसकी बात करेंगे? क्लोज्ड सिस्टम की। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, हमारा ट्रोपोस्फियर है, ये क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि आउटर स्पेस से इसका टेम्परेचर का यहाँ पे लेना देना, यहां से रेडिएशन नहीं है क्योंकि सारी गैसेस यहीं पे मौजूद हैं, ओके। तो हम बाहर से ना तो इसमें कोई टेम्परेचर डाल रहे हैं, ना इसको वो उनको ले रहा है, ठीक है। हालांकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वगैरह है वो, लेकिन वो हम हीट बजट जब देखेंगे वहां पे उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो बैलेंस करता है, जितना ले रहा है उतना दे रहा है। तो हम बात करें भाई ट्रोपोस्फियर की, तो उसको एक क्लोज सिस्टम की तरह एज्यूम करिए। तो अब इसमें क्या होता है कि जब हमने अभी पीछे पढ़ा कि जैसे जैसे हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं। पहला होता है दबाव या कंप्रेशन, कंप्रेशन फोर्स। दूसरा होता है आपका एक्सपेंशन, ओके। एक पे एक्सपेंड कर रहे हैं, एक पे कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब हम गैस को, मान लीजिए एक मैंने सिलेंडर लिया है, उसके अंदर गैस है, अब उस गैस को मैं कंप्रेस कर रहा हूं, दोनों तरफ से कंप्रेस कर रहा हूं, तो वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? तेजी से आपस में टकराएंगे। आपस में टकराएंगे तो वो क्या करेंगे? उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी हमेशा कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी ध्यान रखिएगा इसको, वो हमेशा अपने जो फॉर्म होता है, रूप होता है, उसको चेंज करता है, ठीक है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो कंप्रेस करने पे वही गैसेस क्या हो रही हैं? हीट अप हो जा रही है, ठीक है। और जैसे ही हम उसको अगेन एक्सपेंड करेंगे, गैसें फैलेंगी, दूर दूर जाएंगी, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं टकराएंगे, ओके। नहीं टकराएंगे तो क्या होगा? वो हीट अप नहीं होगी और धीरे धीरे वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे उसको हम खींचेंगे, एक्सपेंड करेंगे उस सिस्टम को, उसके अंदर की गैसें काफी ज्यादा फैल जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पे कूलिंग हो जाएगा और इसमें हीटिंग होता है, ओके। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से जब किसी सिस्टम के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से जब किसी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर में कमी या बढ़ोतरी होती है, उसी चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? एडियाबैटिक चेंज कहते हैं, एडियाबैटिक। और इस प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भाई? रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, ओके ओके। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें, तो दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक हीटिंग, और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंशन की वजह से उसको कहते हैं हम लोग एडियाबैटिक कूलिंग, ओके ना। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई? यहाँ पे कूलिंग होता है और कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है? हीटिंग होता है, ठीक है। क्लियर है? जैसे आपने कभी देखा हो, पहले आते थे वो साइकिल में हवा भरने वाला, ठीक है ना, जो पंप होता था, तो उसका वो पूरा सिस्टम था। ऊपर से हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो उसके अंदर की जो गैसेस है वो कंप्रेस हो रही है ना, ओके। वही एक क्लोज सिस्टम का अच्छा एग्जांपल ले लीजिए। तो कंप्रेस कर रहे हैं तो गैसें क्या हो रही है? उसकी हीटअप हो रही है, गर्म हो रही है, ठीक है ना। उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हमने पिस्टन को ऊपर खींचा, वो फैल गई, फिर से ठंडा हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये ट्रोपोस्फेरिक जो सरफेस है, इसमें भी इस तरीके का एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और जिसकी वजह से अगर हम हाइट पर जा रहे हैं, देखिए नीचे तो क्या हो रहा है? नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा है, गैसेस ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो काफी ज्यादा कंप्रेस है, ओके। लेकिन ऊपर ट्रोपोस्फियर में जैसे ऊपर हम जा रहे हैं, यहां पे एटमॉस्फेयर काफी रेयर है, फैला हुआ है, यानी यहां पे नीचे तो है हमारा क्या भाई? आपका कंप्रेशन,
ओके, और ऊपर है हमारा एक्सपेंशन, ओके, ऊपर फैली हुई है। तो नीचे हमारा टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई, देख रहे हैं हम लोग लगभग 20 डिग्री के अराउंड आसपास हाई टेम्परेचर पे है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक कूलिंग होगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर गिर के लगभग -60 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इस वाले बाउंड्री तक, जहां जिसको हम लोग ट्रोपोपॉज कह रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर -60 डिग्री के पास पहुंच जाता है, ठीक है। और वो किस वजह से हुआ भाई, तो वो हुआ है हमारे एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से, ठीक है। तो हाँ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमारा जो ट्रोपोस्फियर है उसमें नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो किस वजह से हुआ, एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से, जो कि एडियाबैटिक कूलिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लैप्स रेट क्या था, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ओके। और हमारे जो ट्रोपोस्फियर है, इसका जो टेम्परेचर में चेंजेस आती है, उसका मेन कारण क्या हो गया, आपका एडियाबैटिक कूलिंग या एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये एडियाबैटिक वाला टर्म समझ में आया होगा, क्लियर है, ओके। तो इसमें हमने देखा कि यहां से नीचे से जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और अप टू इसकी बाउंड्री तक, ठीक है। इसकी बाउंड्री में वेरिएशन मैंने बताया था आपको, पोलर रीजन में लगभग 6 से 8 किलोमीटर मान लीजिए उसको, पोलर रीजन में, ओके, हाइट। और आपका जो इक्वेटोरियल रीजन है उसमें 16 से 18 किलोमीटर तक मान लिया, ठीक है। ऑन एन एवरेज वहां पे 20 किलोमीटर तक का दे दिया जाता है। तो ये हाइट जो होता है उसका वेरी करता है, उसी अकॉर्डिंग इसमें गैसेस जो होती हैं आपको देखने को मिलती हैं, क्लियर है, ओके। तो ये था आपका ट्रोपोस्फियर, जिसमें हमने ये सारे प्रोसेसेस देखे, क्लियर है। ट्रोपोस्फियर एक इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक लेयर है, और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए, बायोस्फीयर के लिए एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एटमॉस्फेयर। हमारी मैक्सिमम गैसें इसी में देखने को मिलती हैं, क्लियर है। अब देखिए इसके बाउंड्री पे लगभग हम बात कर रहे हैं 12 से 15 किलोमीटर हाइट पर, अगर हम देखें, ये एक रीजन मिल रहा है आपको, मैं इसको क्लियर कर दूं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर देखिए ध्यान से, हाँ, ये वाला जो बाउंड्री है, ये एक पतली सी स्ट्रिप दिखाई दे रही है आपको, ओके। यहां पे लिखा है ट्रोपोपॉज। ये ट्रोपोपॉज जो है, इस लेवल पे आने के बाद टेम्परेचर जो कि -58 से -60 डिग्री तक पहुंच चुका है इस हाइट पर, अब इसके ऊपर बढ़ने पे टेम्परेचर में कोई कमी और वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक हाइट पे जाने के बाद कुछ डिस्टेंस ऐसी होती है, कुछ एल्टीट्यूड ऐसा है जहां पे टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं है, टेम्परेचर फिक्स हो गया, ओके। नीचे भी -58, ऊपर भी -58, हाइट बढ़ती जा रही है लेकिन टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उस हाइट के बाद अगेन टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, और ये देखिए टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा था, इधर इंक्रीज करने लगा, ओके। तो यहाँ पे उस हाइट के बाद टेम्परेचर फिर से, तो हमने वो जो बाउंड्री थी जिसमें टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा था, टेम्परेचर आके वहां पे स्टेबल हो गया था, उसी बाउंड्री को हमने क्या नाम दे दिया, ट्रोपोस्फियर की सीमा, शोभ सीमा, या उसी को हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज, ओके। तो ये ट्रोपोपॉज एक बाउंड्री है जो सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फियर को, किससे, ट्रोपोस्फियर से, क्लियर है, ओके। और इस ट्रोपोपॉज में आपका टेम्परेचर जो होता है वो स्टेबल बना रहता है, उसमें वेरिएशन आपका नहीं होता है, क्लियर, ओके भाई। तो चलिए फिर इसमें हमने देखा आज ट्रोपोस्फियर को, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी, एडियाबैटिक कूलिंग प्रोसेस में देखा, नॉर्मल लैप्स रेट देखा, हमें कुछ वेदर फिनोमेना, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब की बात की, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर की, ओके। तो ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आगे वाले लेयर्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। टिल देन बाय। चलिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, थैंक यू।